नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया का खास कार्यक्रम किताबों का आनंद। और आज हमारे इस कार्यक्रम के मेहमान हैं पत्रकार और लेखक सिद्धार्थ शंकर गौतम। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। जी सिद्धार्थ भाई, आज आपको हमने चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। आपकी अगली पुस्तक जो यश पब्लिकेशंस के द्वारा प्रकाशित होने वाली है, गृहस्थ सन्यासी मदनलाल अग्रवाल जी, जो कि एक समाज सेवी थे। आपने उनकी जीवनी को लेखन के माध्यम से समाज के लोगों तक पहुंचाने का जो एक कार्य किया है, तो उस पुस्तक पर हम आपसे जो है इस कार्यक्रम में चर्चा करना चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि आप लेखक हैं, पत्रकार हैं, कई सारी पुस्तकें आपने लिखी हैं, हमारे इतिहास में तो अनेकों नायक हैं, तो मदनलाल जी अग्रवाल जी को ही आपने क्यों चुना? देखिए, समाज में निश्चित तौर पर बहुत नायक हैं जिनका अनुसरण आप और हम और बाकी सभी लोग करते हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से संपन्न धनाढ्य परिवार से होते हैं। यदि वो कुछ भी ना करें तो भी उनका जीवन बड़े आनंद से व्यतीत हो सकता है। किंतु जब उनके अंतर्मन में समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक भाव जागृत होता है कुछ करने का, जिसे आप और हम देने का सुख कह सकते हैं। जब ये भाव जागृत होता है तो मुझे लगता है कि हमारे ही समाज में ऐसे असंख्य महानायक हैं जिनके बारे में, जिनके विषय में समाज को अभी पता नहीं है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मदनलाल अग्रवाला जी के जो भी सामाजिक काम रहे, राष्ट्रीय एकात्मता को लेकर उनके जितने भी संघर्ष और जितने आयाम उन्होंने खड़े किए, उसको समाज के सामने लेकर आऊं। अब इसमें मैं कितना सफल हुआ हूं, यह तो पाठक और चूंकि संगठन से जुड़े व्यक्ति थे तो संगठन तय करेगा। किंतु मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे व्यक्तित्वों का भी सामने आना बहुत आवश्यक है, जो है तो हमारे ही बीच में, लेकिन उनको बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते। सिद्धार्थ भाई, उनके व्यक्तित्व पे मैं चर्चा करूं उससे पहले आपकी किताब के टाइटल को जब मैं पढ़ रहा था, आपने लिखा गृहस्थ सन्यासी। अब जी। हमारे समाज में तो एक बात चलती है कि भाई सन्यासी गृहस्थ नहीं होता, और अगर तुम गृहस्थ हो तो अपने घर परिवार में ही इतना उलझ के रह जाओगे कि तुम सन्यासी बनने का तुम्हें कहाँ से समय मिलेगा। तो सिद्धार्थ भाई, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा ये गृहस्थ सन्यासी को थोड़ा डिस्क्राइब करिए। देखिए, हमारे सनातन में मान्यता है कि जब आप अपने सभी दायित्वों से, सभी सांसारिक कर्मों से एक निश्चित आयु के बाद निवृत्त हो जाएं, तो आप सन्यास ले लें। सन्यास का अर्थ, गृहस्थ में सन्यास का अर्थ होता है अपने आप को ईश्वर की आराधना में लगा देना या समाज के प्रति समर्पित कर देना। यहां सन्यास का वही अर्थ है। यहां वो साधु संतों वाला सन्यास नहीं है जिन्होंने पूर्ण रूप से सांसारिक बंधनों को छोड़ दिया है। मदनलाल अग्रवाला जी ऐसे धनाढ्य परिवार से थे जो चाहते तो अपना जीवन, मैंने जैसे पहले भी कहा, बड़े आनंद से व्यतीत कर सकते थे। किंतु अपने दादाजी, उनके दादा और उनके पिताजी का उनके जीवन पर जो एक प्रभाव था, और उन्होंने वनवासी समाज की जिन तकलीफों को देखा, उसे महसूस करते हुए उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती समय में ही यह तय कर लिया कि भले ही गृहस्थ हैं, जिम्मेदारियां दोनों निभाएंगे, गृहस्थ की भी और समाज की भी। तो गृहस्थ होते हुए भी एक सन्यासी की भांति उन्होंने समाज से स्वयं को एकाकार किया। इसीलिए इस पुस्तक का जो मैंने टाइटल दिया है वो गृहस्थ सन्यासी दिया है। सिद्धार्थ भाई, अब मैं हमारे दर्शकों के लिए आपसे ये जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि आपने जैसा कहा कि मदनलाल अग्रवाला जी बड़े धनाढ्य परिवार में पैदा हुए, वो चाहते तो जीवन भर भोग कर सकते थे, भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद ले सकते थे,
लेकिन गृहस्थ होते हुए भी वो ईश्वर से जुड़े, उन्होंने वनवासियों की सेवा की, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो उनके व्यक्तित्व के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि जब आप उनके बारे में लिख रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो क्या क्या चीजें आपको पता चली जिन्होंने आपको प्रभावित किया? देखिए, मैं पूरी ईमानदारी से कहूँगा कि चूँकि मैं अभी एकल विद्यालय संगठन में हूँ, उसमें मीडिया का मेरे पास दायित्व है। मुझे ये तो पता था कि मदन लाल अग्रवाला जी वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे। हम्म। डॉक्टर हेडगेवार जन्मशती समारोह जो मना था उसकी समिति में भी कोषाध्यक्ष रहे और वनबंधु परिषद के संस्थापक संरक्षक रहे, एकल विद्यालय के प्रणेताओं में से एक रहे। लेकिन हम्म। उनके विषय में बहुत ज्यादा मुझे भी जानकारी नहीं थी। बाबूजी के सुपुत्र श्रीमान चंद्रमोहन अग्रवाला जी से कोलकाता में भेंट हुई, तो उस समय ये ऐसा एक विचार बना कि चूंकि मैं एकल विद्यालय अभियान के 33 वर्षों की यात्रा पर एक ग्रंथ पहले लिख चुका हूं, जिसमें उसकी पूरी यात्रा का वर्णन है और उसमें कई लोगों का जिक्र हुआ है, लेकिन फिर भी चूंकि एक पुस्तक की सीमा होती है और आजकल बहुत ज्यादा मोटी पुस्तकें कोई पढ़ता नहीं है, तो हम्म। बहुत से लोग उसमें रह गए थे। तो योजना बनी कि एकल के ऐसे नींव के पत्थर जिन्होंने एकल के जन्म से लेकर उसको सजाने, संवारने और आगे बढ़ाने में योगदान दिया, उनके जीवन को आगे बढ़ाया जाए, जीवन चरित्र को जनता के सामने लाया जाए। उसी में यह विचार बना कि क्यों ना मदन बाबू के ऊपर भी प्रकाश डाला जाए। मदन बाबू के ऊपर एक कह सकते हैं ग्रंथ, जिसमें लोगों के विचार थे, वो पहले उन्हीं के सुपुत्र के माध्यम से प्रकाशित हुआ था और कई जगह उनके 2000 में देहावसान के समय भी कई समाचार पत्रों ने, पत्रिकाओं ने उनके विषय में लेख छापे थे। लेकिन हमें लगा कि वो बहुत ज्यादा सीमित उसमें रहा है, वो हम्म। अपने ही लोगों में रह गया। तो इसको एक प्रोफेशनल तरीके से एक अच्छे प्रकाशक के माध्यम से लेकर आए, ताकि इसका पूरे देश में, दुनिया में प्रचार प्रसार हो। जब उनके विषय में मुझे पढ़ने के लिए पुराना साहित्य दिया गया, उनके सुपुत्र से मेरी 3-4 बार भेंट हुई, तब मुझे पता चला कि उनका व्यक्तित्व कितना महान था। और जैसे जैसे उनके विषय में ज्यादा जानकारियां होती गई, तो सबसे पहले तो अपने ऊपर एक शर्म सी आई कि ऐसे महान व्यक्तित्व से हम परिचित क्यों नहीं है, जी। जबकि हम खुद संगठन में हैं। लेकिन बाद में लगा कि मदन बाबू अकेले नहीं हैं। संगठन में, संघ में ऐसे अनगिनत लोग हैं, अनगिनत व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने बिना किसी प्रसिद्धि के, बिना किसी नाम के अपने पूरे जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया, निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहे। लेकिन उनका कहीं कोई नाम नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रसिद्धि का लोभ नहीं था। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उनका नाम आगे बढ़े। इसलिए आपने देखा भी होगा कि संघ का कोई भी अधिकारी या प्रचारक होता है, जीवित रहते हुए उसके विषय में, कार्यों के विषय में कोई भी पुस्तक प्रकाशित नहीं होती। जी। एकाध अपवाद आप छोड़ दें, तो अमूमन ऐसा नहीं होता। तो जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने पूरे जीवन को समाज हित के प्रति समर्पित कर दे, निस्वार्थ भाव से कार्य करे, वो व्यक्ति सच्चे अर्थों में महामानव ही हो सकता है। और हम्म। यही कारण था कि जब मुझे मदन बाबू के विषय में जानकारी हुई, तो मेरा निश्चय दृढ़ हुआ कि मुझे इनके विषय में लिखना चाहिए। और चूंकि पहले भी कई पुस्तकें संगठन और संघ पर लिख चुका हूं, एक पाठक वर्ग है मेरा, तो वो बात वहां तक पहुंचाने में मुझे आसानी होगी। जी। सिद्धार्थ भाई, अभी आपने कहा कि आप तो संगठन में थे, उसके बावजूद आप इनके बारे में काफी कम जानते थे। जब आप इनके बारे में इनके बेटों से बात कर रहे होंगे या इनके जानने वालों से बात कर रहे होंगे, संगठन के लोगों से बात कर रहे होंगे, तो क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता पाएंगे कि इतने धनाढ्य परिवार में जब वो उनकी परवरिश हुई, तो
ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी कि उन्होंने समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाया? मैं तो इसे ईश्वर प्रदत्त आशीष भी कहूंगा उनके ऊपर, क्योंकि मारवाड़ी परिवार, हम्म। आमतौर पर मारवाड़ी परिवार धनी होते हैं, धनाढ्य वर्ग से होते हैं, और समाज में एक धारणा है, अब वो धारणा मुझे लगता है गलत बनी है, लेकिन एक धारणा है कि मारवाड़ी परिवारों के अधिकांश बच्चे, जो धनाढ्य मारवाड़ी परिवार हैं, उनके अधिकांश बच्चे अपने ही व्यवसाय को आगे बढ़ाने के इच्छुक होते हैं। समाज हम्म। के कार्यों से उनका बहुत ज्यादा उतना लेन देन नहीं होता, और यदि होता भी है तो वो अपने समाज में ही उस धन का वो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कहीं धर्मशाला बनवा दी, कहीं विद्यालय खुलवा दिए, इस तरह से। मदन लाल अग्रवाल जी के विषय में जब पता चला और जब उनके विषय में लिखना शुरू किया, तो चूंकि 1923 में उनका जन्म हुआ, 30 जनवरी 1923, तो हम्म। आप समझ सकते हैं कि उस समय अंग्रेजों का शासन था भारत में, क्या व्यवस्थाएं रही होंगी। लेकिन जैसे जैसे लगा कि भारत अब स्वतंत्र होगा, तो राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित हुए वो। इनके ताऊ जी अर्जुन अग्रवाला जी, वो हिंदू महासभा से उस समय जुड़े हुए थे, तो उनके साथ ये बैठते थे, आना जाना करते थे, लोगों से मिलते थे। हम्म। तो एक राष्ट्रीय विचारों का पुट आया, और राष्ट्रीय विचारों का पुट आने के बाद डॉक्टर वीवी मुंजे, महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राष्ट्रवादी विचारक, जिन्होंने नासिक में भारत के पहले आर्मी ट्रेनिंग स्कूल की 1937 में स्थापना की थी, ये वहां आर्मी की ट्रेनिंग भी लेने गए। जब हम्म। आर्मी की ट्रेनिंग लेकर आए, ट्रेनिंग लेने के बाद जीवन में कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या करें, परिवार का व्यवसाय आगे बढ़ाएं कि आगे पढ़ाई करें कि क्या करें। तो विवाह हो गया। जब विवाह हुआ, तो कुछ समय बाद समझ में आया, एक आदमी को भान होता है कि हम किस लिए हमारा जन्म हुआ, और ऐसे बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिन्हें यह भान हो जाता है कि वो आखिर अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं। जी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये ईश्वर प्रदत्त आशीष था उनके ऊपर, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों को जोड़ा। बिहार के कई शहरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं को प्रारंभ किया, जिसमें से एक शाखा में तो श्री गुरुजी, तत्कालीन सरसंघ चालक, वहां आए। और चूंकि वो बिहार था उस समय, झारखंड अलग नहीं था, तो बड़ा हम्म। एक राज्य था। तो वहां जब संघ के संस्कार उनमें पड़े, तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति संघ के संस्कारों में एक बार रम जाए, तो स्वाभाविक रूप से वो समाज को ही अपना मान लेता है। फिर उसके लिए हम्म। परिवार थोड़ा पीछे हो जाता है। वो परिवार की जिम्मेदारियों से भागता नहीं है, लेकिन फिर पूरा समाज ही उसका परिवार है। तो ये जो भाव रहा उनका, मुझे लगता है इस भाव ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जी। आपने ये तो बहुत अच्छे और बहुत सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया सिद्धार्थ भाई कि उनके जीवन में किस तरीके से बदलाव आए। आपने एक शब्द का प्रयोग किया, वनवासी कल्याण आश्रम। तो मैं हमारे दर्शकों के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो इस टर्म को समझाएं, और दूसरा मदन लाल अग्रवाला जी किस तरीके से इन सब चीजों से जुड़े, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो सभी जानते हैं कि देश का बंटवारा हुआ। बंटवारे के बाद भी कुछ परिस्थितियां ऐसी थीं कि वनवासी समाज, जो वास्तविकता में जल, जंगल और जमीन का वास्तविक और स्वाभाविक उत्तराधिकारी है, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ पा रहा था। इसके अलावा ईसाई मिशनरियां उस भोले भाले वनवासी समाज को बहलाकर, फुसलाकर, डराकर, धमकाकर, बलात् मतांतरण कराने में लगी हुई थी। इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक बाला साहेब देश पांडे जी ने वनवासी कल्याण आश्रम की नींव रखी,
जशपुर छत्तीसगढ़ में। मुख्य उद्देश्य उसका यही था कि भारत के वनवासी समाज को हम्म। शिक्षा, संस्कार, समानता, सहकार, स्वतंत्रता, स्वाभिमान, इनसे पुष्ट किया जाए। भारत का वनवासी समाज खुद को निसहाय ना समझे, और जो बाहरी षड्यंत्र उन्हें विमुख करता है, अपनी जल जंगल जमीन से, अपने जड़ों से, अपनी हम्म। मान्यताओं से, उस पर रोक लगाई जाए। जब मदन लाल अग्रवाला जी संघ में थे, तो वनवासियों के प्रति जो उनका एक स्वाभाविक प्रेम था, हम्म। उसको देखते हुए उन्हें भी वनवासी कल्याण आश्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई। और जैसा कि मैंने कहा, व्यवसायी थे, धनाढ्य थे, इंडियन कोलरी एसोसिएशन के 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रहे। इस कारण से उन्हें कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। मैं यहां एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि धनाढ्य थे तो धन की आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल थी, तब भी थी। अपना धन लगाने के बाद भी आवश्यकताएं थी। लेकिन इतना बड़ा व्यक्तित्व अपनी धोती फैलाकर अपने मारवाड़ी समाज के बंधुओं के सामने बैठता था और कहता था कि वनवासियों के हित के लिए मुझे धन। मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में इतना कर पाना बहुत असंभव सा कार्य है। हम्म। आप उस जमाने के धनाढ्य थे, आज आज के धनाढ्य होते तो आप उन्हें अरबपतियों की श्रेणी में रख सकते थे। एक हम्म। अरबपति यदि किसी दुकान पर जाए और अपना रूमाल फैलाकर बोले कि मुझे धन दो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति उसको धन देगा। लेकिन उनका रुतबा, उनकी निश्चलता, उनका समर्पण, उनका वनवासियों के प्रति प्रेम, उनका काम करने का जज्बा, ये इतना प्रसिद्ध था कि वो जहां भी धन की मांग करते थे, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटते थे। तो मुझे लगता है कि उनके अंदर ईश्वर प्रदत्त आशीष तो था। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बहुत भावुक कर देने वाली बात कही है कि व्यक्ति इतना धनाढ्य हो और उसके बावजूद अगर वो दुकानदारों के पास जाता है, धन मांगता है कि भाई मेरे आदिवासी भाइयों के लिए मुझे धन दो, मेरे वनवासी भाइयों के लिए मुझे धन दो, तो इससे बड़ी सहृदयता का उदाहरण हमें कहाँ मिलेगा। आपने एकल विद्यालय की भी बात की कि आप एकल विद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो मैं हमारे दर्शकों के लिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम के बारे में भी हमें बताइए। संघ में एक प्रचारक हुए हैं भाऊराव देवरस जी। जी। और वो वनवासियों के हितों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। तो जब वो उड़ीसा गए अपने एक स्वाभाविक प्रवास पर, तो एक गांव में बैठे थे, और गांव हम्म। के वनवासी गांव था, वनवासियों को सबको इकट्ठा किया हुआ था। और जैसा कि संघ के प्रचारक का एक स्वभाव होता है, वो जहां भी जाता है, लोगों से जब चर्चा करता है, तो एक बौद्धिक जैसा सुनाने का उनका एक वो रहता है, ताकि लोगों से वार्तालाप में आसानी हो। जब वो अपना बौद्धिक दे रहे थे, तो उसी गांव में एक सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, उस जमाने के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे एक वनवासी बंधु भौवा उरांव, उनका नाम था भौवा उरांव। वो उठे, और उठने के बाद उन्होंने भावराव जी को चुप करा दिया। उन्होंने बोला, महाशय अब आप अपना भाषण बंद कीजिए। हम्म। ऐसे भाषण देने वाले बहुत आए हैं। अगर आपको हमारी समस्याएं वास्तव में दूर करना है, तो हमारे जीवन में सिर्फ 2 काम कर दीजिए। पहला, हमारे बच्चों को शिक्षा दे दीजिए, और हमारे गांव को मच्छरों से बचाइए, क्योंकि हमारे गांव में मलेरिया से, टाइफाइड से सबसे ज्यादा मृत्यु होती है। डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। हम्म। अब भावराव जी जैसा प्रचारक अधिकारी संघ का, उसको एक वनवासी चुप करा दे,
ये भावराव जी के लिए संभवतः जीवन में पहला ऐसा अवसर था। वो वहां से तो आ गए, लेकिन वो विचार उनके मन में चलता रहा। हम्म। जब विचार चला तो संघ के ही कुछ लोग बैठे, उसमें मदनलाल अग्रवाल अग्रवाला जी थे, माननीय श्याम गुप्त जी थे, श्री शंकर तिवारी जी थे। इन सब लोगों ने आपस में ऐसा एक विचार बना कि क्यों ना वनवासियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर अब काम किया जाए, और उसी एक लक्ष्य को, ध्येय को आगे रख के एकल विद्यालय की नींव पड़ी। प्रारंभ में एकल विद्यालय मतलब एक शिक्षक एक विद्यालय। ओके। गांव में गांव का ही कोई बालक, पढ़ा लिखा बालक, अपने ही गांव के छोटे बच्चों को सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य अंग्रेजी और शिक्षा संस्कार खेल खेल में पढ़ाएगा। हम्म। वो एक विद्यालय 1986 में जब लगा, आज 1,02,000 विद्यालय पूरे देश में हैं। 1 लाख? 1,02,000 विद्यालय, अर्थात 1,02,000 गांव में विद्यालय हैं। हम्म। विद्यालय शुरू होने के पश्चात जब स्वास्थ्य की बात आई तो स्वास्थ्य के ऊपर काम हुआ, फिर संस्कार पक्ष को पुष्ट किया गया, फिर धीरे धीरे लगा कि अब संगठन बड़ा हो रहा है, ग्रामीणों को रोजगार से भी जोड़ना चाहिए, तो ग्रामोत्थान की बात हुई, महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देना शुरू हुआ, गांव के ही पढ़े लिखे बच्चों को कंप्यूटर सिखाने की बात आई, खेती किसानी में पोषण वाटिका से कैसे किसान अपनी आय को दुगना करें उसकी बात आई। आज वर्तमान में भारत के लगभग 2.5 से 3 लाख गांव में एकल विद्यालय की शिक्षा संस्कार पक्ष के 5 आयाम चल रहे हैं, और इससे जितने ग्रामीण लाभान्वित हुए हैं कि कई गांव हमारे मॉडल बन चुके हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बने हैं। और यही कारण रहा कि 2017 में गांधी शांति पुरस्कार इस संगठन को प्राप्त हुआ, जो 2019 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों दिया गया। ये एकल विद्यालय की यात्रा है। और अब चूंकि समाज में समय के साथ साथ प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, वर्तमान में 150 एकल विद्यालयों में पूरी तरह से ब्लैक बोर्ड, चौक, पेन, पेंसिल, कॉपी सब हटा दी गई है। वो 150 विद्यालय पायलट पायलट प्रोजेक्ट के तहत टैबलेट से पढ़ा रहे हैं। आचार्य के पास टैबलेट है और गांव के उन बच्चों के पास टैबलेट है जिन्होंने संभवतः कभी टीवी भी नहीं देखी होगी, और वो उस टैबलेट से अब पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कई लोगों को तो इस एकल विद्यालय के बारे में, सिद्धार्थ भाई, पता ही नहीं होगा। निसंदेह नहीं पता, क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जितना भी काम हुआ, मैं अभी नहीं बोल रहा, 2000 के पहले जितना भी कार्य हुआ देश भर में, ये होता था कि हम सेवा कर रहे हैं, हम जागरण कर रहे हैं, हम संस्कार पक्ष को पुष्ट कर रहे हैं, हम शिक्षा पक्ष को पुष्ट कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य पक्ष को पुष्ट कर रहे हैं, हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। और प्रचार प्रसार नहीं इसलिए करेंगे क्योंकि हम समाज में ही हैं और समाज के लिए ही तो कर रहे हैं, उसके लिए हम्म। ढिंडोरा क्या पीटना। जी। लेकिन एक समय है, ये वो समय है जब तक आप लोगों को अपने विषय में नहीं बताएंगे, भ्रांतियां भी आएंगी और आपको कोई पहचानेगा नहीं। ये सोशल मीडिया का दौर है। हम्म। 2000 के बाद लगभग लगभग इस तरह की परिस्थितियां बनी कि नहीं, अब अपने कामों को समाज के सामने रखना चाहिए, ताकि यदि एक गांव लाभान्वित हुआ, समाज का एक वर्ग हम्म। राष्ट्र हित में अपना योगदान दे रहा है, तो एक दूसरे वर्ग को क्यों ना पता चले, आसपास के गांव को क्यों ना पता चले। अब धीरे धीरे परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। आपको उदाहरण देता हूं, कोरोना काल में
आपने मीडिया के माध्यम से बहुत खबरें सुनी कि शहरों में हाहाकार मच गया। हम्म। गांव से उतनी खबरें नहीं आई। नहीं है। नहीं आई। ऐसा नहीं था कि मीडिया गांव में नहीं गया, मीडिया खूब गांव में गया। हमारे एकल के जितने कार्य जिन जिन गांव में है, एकल की ग्राम समिति ने और एकल के कार्यकर्ताओं ने, आचार्य ने, वहां के बच्चों ने अपने अपने गांव की रक्षा की। गांव के बाहर पूरा घेरा बनाया। ना तो कोई गांव से बाहर जाएगा, ना कोई गांव से अंदर आएगा। यदि गांव का ही कोई व्यक्ति अंदर आना चाहे जो बाहर गया हो, उसको किसी एक निश्चित भवन किया, वहां क्वारंटीन किया, काढ़ा बनाया आयुर्वेद कि जो भी वो वनवासी क्षेत्रों में, तो आपको पता है जो हम्म। एक संपदा है उनके पास, उस संपदा को उन्होंने भरपूर उपयोग किया उस संपदा का। तुलसी, दालचीनी, अदरक। अगर किसी का स्वास्थ्य ज्यादा गड़बड़ हुआ तो उसको गांव के ही, जो हमारा एक संगठन है आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया, उसमें गांव के ही एक व्यक्ति को प्रशिक्षित प्रशिक्षित किया डॉक्टर्स ने। और वो अमेरिका के भी डॉक्टर्स हैं, भारत के भी कई डॉक्टर्स हैं उसमें। उन लोगों ने प्रशिक्षण दिया कि आप टेम्परेचर कैसे लें, ऑक्सीजन लेवल कैसे जांचें। किसी को सर्दी खांसी आ रही है तो उसको योग से लेके प्राणायाम, उसको आयुर्वेदिक काढ़ा, मास्क वगैरह, ये जितने काम किए। आज हम गर्व से कहते हैं कि हमने भारत के कम से कम 2 से 2.5 लाख गांवों को कोरोना के उस कहर से बचाया जिस कहर से शहर नहीं बच पाए। हम्म। सिद्धार्थ भाई, आपने जो मदन लाल अग्रवाला जी की जो जीवनी लिखी है, खैर उसके लिए तो खैर आपको साधुवाद है। और ये आरएसएस से भी जुड़े रहे। आपने भी बताया कि आप आरएसएस से जुड़े हैं, एकल विद्यालय की इस प्रकार से आपने हमें बताया। खैर मुझे भी नहीं पता था, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ। लेकिन अभी राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि आरएसएस वाले कलयुग के कौरव हैं। देखिए, मैं राजनीतिक टीका टिप्पणी में नहीं पढ़ूंगा। संघ, अब बहुत बड़े एक अमेरिकी प्रख्यात विचारक और लेखक थे वॉल्टर जी, वॉल्टर थॉमस। उन्होंने कहा था कि संघ को समझना जितना कठिन नहीं है ना, उसको ना समझकर आरोप लगाना ज्यादा आसान है। आप संघ को समझिए तो। संघ क्या है, संघ क्या कर रहा है समाज में, आप पहले उसको समझिए, उससे एकाकार होइए, तब आरोप लगाएंगे तो मुझे लगता है कि उसका उत्तर भी दिया जाएगा। एक शाखा है, खेल के मैदान में चल रही है, सार्वजनिक मैदान है, भारत माँ की आरती हो रही है, वंदे मातरम का गान हो रहा है, शरीर को स्वस्थ बनाने की कसरत हो रही है। बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहा है, कहीं आगजनी हुई है, उसके लिए स्वयंसेवक स्व इच्छा से, स्व प्रेरणा से सेवा कार्य कर रहे हैं। वनवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वतंत्रता, समानता, सहकार को लेकर काम हो रहा है। वनवासियों का स्वाभिमान जागरण हो, उसके लिए काम हो रहा है। मिशनरीज जिस तरह से सनातन को चोट पहुंचा रही हैं, वो वनवासियों को उनके मूल्यों से दूर ना करें, इसलिए उनके निमित्त संस्कार केंद्र चलाए जा रहे हैं। उनसे मदिरापान छुड़वाया जा रहा है। उनको ये शिक्षित किया जा रहा है कि अपनी बेटी का विवाह 18 वर्ष के पहले, आयु के पहले ना करें, उसको पढ़ाए लिखाएं। अब मुझे बताइए, इसमें आरोप लगाने से जैसी क्या बात है? तो खैर ये वो तो राजनीतिक विषय है। राजनीतिक राजनीतिक विषय है। और देखिए, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही नहीं कोई बेवफा होता है सिद्धार्थ भाई। उनका अपना काम है, वो उनका काम कर रहे हैं। खैर आपने हमें समय दिया, और मुझे लगता है कि आपने कई गंभीर विषय उठाए हैं जिन पर हम आने वाले समय में बिल्कुल आपका समय लेंगे और उन पर भी चर्चा करेंगे। खासतौर से जो ईसाई मिशनरियों का आपने विषय उठाया, धर्मांतरण का विषय उठाया, वनवासियों के जो जल जंगल जमीन का जो विषय आपने उठाया, ये वाकई में बहुत गंभीर मुद्दे हैं। और अगर आप इनके लिए काम कर रहे हैं तो मैं समाचार फॉर मीडिया की टीम की ओर से बिल्कुल आपको बधाई देता हूं, आपका आभार। और आपने हमें समय दिया। मदन लाल अग्रवाला जी की जीवनी जो है, जब लोकार्पण होगा तो कोशिश रहेगी कार्यक्रम में समाचार फॉर मीडिया की टीम्स की कोई
कोई मेंबर उपस्थित रहे। आपने हमें समय दिया, हमसे चर्चा की, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, नमस्ते। धन्यवाद सिद्धार्थ भाई।